हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वी वेटर एंड डू विस्ट। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र 2021 को। अगर आप टीजीटी पीजीटी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं और नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट को आपने चुना है, तो आप सबसे पहले इस पुस्तक को अच्छे से पढ़ना होगा। यह पुस्तक आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन स्वयं से पढ़ने में और हमारे इस चैनल से पढ़ने में आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। 85 टू 90% तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी। रिवीजन के लिए आपको सिलेबस कवर करना होगा, उसके बाद फिर से आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। ठीक है, कैसे प्रश्नों को पढ़ा जाता है, कैसे आगामी प्रश्नों को इसमें चेक किया जाता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है मैटर को, कैसे फैक्ट को याद करें, कैसे कोरिलेट करें चीज़ों को। यहाँ का फैक्ट वहाँ रख देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे जितना बार पढ़ के जाएँ। वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। कुछ चीज़ें टफ होती हैं, उनको हम ट्रिक से बताएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इतने अच्छे से जीवन से जोड़ देंगे कि उसको आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी यहाँ पे 85 टू 90%। 10% की ही लड़ाई होती है और 10% में ही जो जीतता है। ऐसे प्रश्नों को 10 ऐसे प्रश्न आते हैं जो 5 नए होते हैं, 5 कठिन होते हैं। जो इन प्रश्नों को कैच करेगा वो सिलेक्ट होगा, वो मेरिट में आएगा। ठीक है, जो इन 10 प्रश्नों को छोड़ेगा, ठीक है, आपके 90% प्रश्न तो सब लोग कर लेंगे, सबको आता है। आपको उन प्रश्नों को करना है जो सबको नहीं आता है, और यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ये चीज़ आप यहाँ से पढ़ के सीखेंगे और सिलेक्ट होंगे। बाकी अगर आपकी इच्छा है कि आप 10 साल ऐसे ही 8 चांस 4 चांस अपना ऐसे निकाल दें, 2-2 4-4 नंबर से रुक के, तो फिर आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी या स्वयं से पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके लिए उपयोगी है तो आप बने रहिए शुरू तक। गारंटी है कि यहाँ से बनने वाले प्रश्न कभी आपके गलत नहीं होंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले पार्ट में हमने राज्यपाल और विधानमंडल को देखा था, 25 प्रश्नों को। आज हम पार्ट 2, यह अंतिम होगा, राज्यपाल विधानमंडल, और इसमें लगभग 25 प्रश्न और देखेंगे। चाहे तो हम आपको 1 घंटे का वीडियो 10 मिनट में बना के दे सकते हैं। तो फिर आपके पढ़ने और मेरे पढ़ाने में अंतर क्या होगा? अंतर होना चाहिए ना, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, कोरिलेट होना चाहिए, जीवन से जोड़ना चाहिए, परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेंगे उसको समझना चाहिए, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है उसको परखने की आपके अंदर योग्यता विकसित होनी चाहिए। ठीक है, तो 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। देखिए, एक एक पॉइंट से प्रश्न बना हुआ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया है। तो भैया, ये विधान परिषद होती है, क्योंकि विधानसभा भंग होती है। भंग कौन होती है? तो भंग होती है विधानसभा, लेकिन समाप्त कौन होती है? विधान परिषद। और विधान परिषद कभी भंग नहीं होती, ये भी याद रखना है। विधान परिषद समाप्त हो जाती है, सृजित होती है, लेकिन विधानसभा क्या होती है? भंग होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। लोकसभा भी भंग होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, विधान परिषद भंग नहीं होती। लोकसभा और विधानसभा भंग होते हैं, लेकिन यहाँ विधान परिषद के बारे में एक और कॉन्सेप्ट है कि विधान परिषद समाप्त किया जा सकता है, विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा विधि बनाकर। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही जो मैंने समझाया वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 500 हो सकती है। 500 हमने आपको बताया है। देखिए, अधिकतम कितनी हो सकती है? 500, न्यूनतम 6। कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड, तो उनको आप बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट, राज्य की विधानसभा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनी होती है। तो जैसे लोकसभा होती है वैसे ही राज्यसभा का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक और 60 से कम नहीं हो सकती, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये संविधान के अनुच्छेद 170 में यहाँ पे दिया गया है सदस्य संख्या के बारे में। धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक पहली बात तो किसमें? विधानसभा में। किसकी अनुमति से? राज्यपाल की अनुमति से। और अगर लोकसभा में पूछा जाए तो किसकी अनुमति से पेश किया जाएगा? कमेंट करिएगा। इसको एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा है। तो 199 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा है। तो हमने कहा था 110, ठीक है, 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 199 के खंड 3 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगर ये हम लोकसभा में बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ठीक है, अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत हो जाने के बाद धन विधेयक को राज्यपाल की सिफारिश के लिए विधानसभा
परिषद में, ठीक है, विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं होता, जिसका विवरण निम्नवत है। अनुच्छेद 207 खंड 1 के अनुसार, अनुच्छेद 91 खंड 1 के अनुसार, मतलब इसमें दिया गया है कि किसी विषय के लिए उपबंध बनाने वाला विधेयक संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने के लिए विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया। तो मतलब पहली बात तो विधान परिषद में पेश भी नहीं होता, विधान परिषद में पेश भी नहीं होता, पूरा स्थापित भी नहीं होता। पूरा स्थापित कहाँ होता है? विधान सभा में होता है। तो जिस तरीके से संसद में प्रक्रिया थी वही लगभग सेम टू सेम यहाँ पे भी है। जहाँ राष्ट्रपति था वहाँ राज्यपाल कर दीजिए, बस, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी और एक आधारभूत समझ आपकी बनेगी कि जब भी एनालिसिस के या फिर स्टेटमेंट पूछे जाएंगे तो आप अच्छे से आंसर दे लेंगे। कथन वथन दे देगा आपका, तो उसको कथन कारण को आप डिफाइन कर पाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से राज्य मंत्री परिषद का कार्य नहीं है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। राज्य मंत्री परिषद के बारे में पूछा गया है। शासन की नीति निर्धारण ये कार्य है। उच्च पदों पर नियुक्ति के समय राज्यपाल से परामर्श, तो राज्यपाल से परामर्श तो लेना ही पड़ेगा। बजट का निर्माण, और उसके बाद डी यहाँ पे दिया गया है, बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा निर्धारण या परामर्श, तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है, डी वाला सही है, बाकी ये 3 अधिकार हैं। बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा या परामर्श राज्यपाल का कार्य होता है, ठीक है। ये किसी भी विधान, यहाँ पे देखिए, राज्य मंत्री परिषद नहीं करता। तो अगर किसी को भी क्या करना है, बहुमत सिद्ध करना है, तो क्या करेगा? समय का निर्धारण राज्यपाल करेगा। एक नया प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की पीजीटी परीक्षा में आया हुआ है। राजस्थान वगैरह में थोड़ा सा कंपटीशन टफ होता है, उत्तराखंड में, तो वहाँ के प्रश्न यहाँ पे ले आके रख सकता है, जो कठिन प्रश्न बनेंगे, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। और राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 163 में स्वीकृति शक्ति प्राप्त है। उक्त शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल मंत्रिपरिषद को सदन में बहुमत सिद्ध करने हेतु परामर्श दे सकता है। समय सीमा भी निर्धारित कर सकता है। कौन? राज्यपाल। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था? उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? सरोजिनी नायडू थी, ठीक है, और प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। इनको भी आप याद रखिएगा। भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर मतलब राज्यपाल करता है। अगर हम यहीं यूटी के सीएम की बात करें तो यूटी मतलब संघ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ पे राज्यपाल हो जाएगा। इनके मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य की मंत्रिपरिषद, ठीक है, राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर गवर्नर द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? वही बात है, जैसे लोकसभा का नेता वैसे राज्य विधानसभा का नेता। तो सभा का नेता क्या होगा? जो सीएम होगा, पीएम होगा, ठीक है, वही यहाँ पे दिया गया है। विधान में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। और यहाँ वहाँ पे क्या दिया था? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नियुक्त करता था। तो कैसे देखिए रिलेशन इसमें बन रहा है, राज्य में आ रहा है और केंद्र जो है केंद्र में जा रहा है। मुख्यमंत्री न केवल अपनी राजनीतिक पार्टी का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करता है परंतु, ठीक है, अपितु वह संपूर्ण सदन का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसे विधानसभा का नेता कहा जाता है, ठीक है। वो अपनी पार्टी का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता, वह और किसका करता है? संपूर्ण सदन का करता है। लेकिन ऐसा नहीं था, उसमें क्या था? उसमें संपूर्ण सदन का नहीं, सिर्फ अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता था। राज्य विधान परिषद का गठन होता है, तो राज्य विधान परिषद का गठन होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा। इसको समझने की कोशिश करिएगा। राज्य विधान परिषद का गठन निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन शामिल होता है? राज्य की नगर पालिका होते हैं, जिला बोर्डों एवं अन्य स्थानीय प्राधिकारी होते हैं जो संसद विधि द्वारा निर्दिष्ट हों। तो इनका निर्वाचन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है? निर्वाचन होता है, इसको आपको याद रखना है। मतदान तो बिल्कुल नहीं होता, संसद के सदस्यों द्वारा भी नहीं होता, मुख्यमंत्री के मानून निर्वाचन मंडल होता है, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं यहाँ पे दिया गया है। राज्य की, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी विश्वविद्यालय में कम से कम 3 वर्ष
तक स्नातक, ठीक है। राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं में, निम्न स्तर की पाठशालाओं में कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन कार्य में लगे व्यक्ति, या फिर राज्य की विधानसभा के सदस्य। तो विधान परिषद सृजित होती है और गठित होती है। निर्वाचक मंडल के द्वारा इसका सृजन होता है, सृजन मतलब गठन, और समाप्त भी होती है लेकिन भंग नहीं होती। कौन कौन शामिल होता है? राज्य की नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय प्राधिकारी जो संसद द्वारा विधिनिष्ठ हों, और यहाँ पे भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी विश्वविद्यालय से कम 3 वर्ष के स्नातक प्राप्त व्यक्ति भी इसमें शामिल हो सकता है। राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं के निम्न स्तर की पाठशालाओं में कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन का कार्य, मतलब कोई शिक्षक भी हो सकता है। राज्य की विधानसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। इतने लोग इनमें शामिल होते हैं। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, बाकी इन तीनों में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि के लिए विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए? तो वही कॉन्सेप्ट है जैसे कि लोकसभा राज्यसभा का था धन विधेयक के संबंध में, वही संबंध यहाँ विधानसभा और विधान परिषद का है। दोनों में सेम कंडीशन है, ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा। थोड़ा सा अंतर है, उसको आप क्लियर करते चलिएगा, बाकी दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में राज्य के विधानमंडल में धन विधेयक, ठीक है, राज्य के विधानमंडल में 198, 99 में, बाकी लोकसभा में किसमें दिया गया है? संसद में कितना दिया गया है? 110, 109। विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। धन विधेयक राज्य के विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात विधान परिषद में उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति के तारीख से 14 दिन के भीतर जो है विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित विधानसभा को लौटा देगी। अंततः सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करना विधानसभा पर निर्भर होगा। तो वही बात है कि किस तरीके से शक्तियाँ जो हैं सीमित कर दी गई हैं, इसमें शक्तिशाली दिखाई दे रहा है विधानसभा। जैसे एक औपचारिकता थी वहाँ पे राज्यसभा की, वैसे यहाँ पे विधान परिषद की है। 36 नंबर प्रश्न है कि किसी राज्य का राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल क्या होता है? निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है, आप सभी को पता है। आपसे एक प्रश्न बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ना, तो नियुक्ति से क्या होगा? नियुक्त होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ यहाँ पे योग्यताएं दी गई हैं, इसको हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल की राष्ट्रपति करता है, शपथ भी वही दिलाता है और उसके प्रसाद पर्यंत भी बना रहता है। तो राज्यपाल के लिए जो योग्यताएं होती हैं, क्या क्या होनी चाहिए? और भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर न हो, मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर न हो, और संघ या राज्य विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। ये भी आप याद रखिए। संघ का मतलब कि संसद, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं आपने देखा है कि संसद की सदस्यता अनिवार्य होनी चाहिए, और कहीं कहीं मिला है कि संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, एग्जाम में घुमाएगा। एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न बनाता है और उसका माइंड सेट भी यही है। वर्तमान परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में यही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ पे योग्यता जरूरी है, कहाँ पे नहीं जरूरी है, कहाँ पे सदस्यता जरूरी है, कहाँ पे नहीं जरूरी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आप पढ़े हैं तो उसको आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री पढ़ा, उसके बारे में आपको समझना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा उसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्यों में किसमें विधान परिषद नहीं है? तो जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। चाहे ट्रिक से याद करिए, चाहे आप ऐसे ही समझ के याद करिए कि वहाँ पे विधान परिषद की आवश्यकता क्यों है, कब गठन हुआ उसका, ठीक है, कैसे गठन हुआ। तो ये सारी चीज़ें अगर पूरा सम्मिलित रूप से पढ़ेंगे तो चीज़ें वैसे भी याद हो जाएंगी और आप भूलेंगे नहीं। बाकी अगर आप शॉर्ट में ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी तरीका है, लेकिन ये सब सिलेबस में आपको मिलेगा, यहाँ पे उतना देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मोटे तौर पे आप देख लीजिएगा कि बी वाले में नहीं, उत्तराखंड में नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में है। भारत के कुछ राज्यों में विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर बना है, विधानसभा और विधान परिषद। बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और लद्दाख, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पे है। तो वर्तमान में आप लोग बताइएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बटे हुए हैं तो किस में द्विसदनात्मक है, किस में द्विसदनात्मक नहीं है?
आपको बताना है कमेंट करके। ये आपके लिए जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। वो बहुत ही सरल प्रश्न है, ये तो आपको आना ही चाहिए। ये सब छोटे मोटे प्रश्न हैं जो सभी कर लेंगे। निम्न में से किस राज्य में एक सदनी व्यवस्थापिका है? तो एक सदनी व्यवस्थापिका कहाँ पे है? उड़ीसा में है। सीधे सीधे पूछना चाहिए था किस में नहीं है या किस में है, तो वही बात है बी वाला। बाकी इसमें बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा में आपने देखा कि द्विसदनात्मक है। 39 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी? ऐसा क्यों किया था आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल बने रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो है पक्षपातपूर्ण भावना राज्यों के प्रति आ जाती है। राज्यपाल का जो पोस्ट है उसकी जो शक्तियां हैं, क्योंकि संघ का प्रधान राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत बना रह सकता है राज्यपाल। तो कहीं ना कहीं यह जो संघ कहेगा वही राष्ट्रपति को करना होगा, और राष्ट्रपति जो राज्यपाल को कहेगा, राज्यपाल क्योंकि राष्ट्रपति पर निर्भर है तो उसी की बात मानेगा। तो राज्यों की जो भूमिका, जो शक्तियां हैं, कहीं ना कहीं सीमित हो रही हैं, एक लिमिटेशन हो रहा है। इसलिए यहाँ पे जो है इसको समाप्त करने की बात कही गई थी, और इस पर आज भी तरह तरह के सवाल उठते हैं। जब भी संघ और संघ राज्य की शक्तियों की बात आती है तो किस तरीके से राज्य जो है केंद्र प्रभावशाली है और राज्य की शक्तियाँ सीमित हो रही हैं, तो उसके बारे में ये सब फिलहाल मेंस का विषय है, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी होता है। क्योंकि जब भी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा। अगर बेसिक समझ आपके अंदर नहीं होगी तो फिर प्रश्नों को आप समझ नहीं पाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि कहाँ से पूछ लिए, पूछा यहीं से, बशर्ते आपने अच्छे से इसको पढ़ा नहीं है। तो ये राजमन्नार आयोग था, ठीक है। राजमन्नार आयोग ने अनुशंसा की थी कि राष्ट्रपति का जो पद यहाँ पे राज्यपाल का जो पद है उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह पक्षतापूर्ण व्यवहार करता है राज्यों के प्रति। इसको देख लीजिए, तमिलनाडु के द्रविड़ मुनेत्र, ठीक है, कडगम, ठीक है, सरकार ने वर्ष 1969 में केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए राजमन्नार आयोग का गठन किया था। तो कहाँ की सरकार ने? तमिलनाडु सरकार ने किया था, ठीक है। इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में राज्यपाल पद को समाप्त करने की अनुशंसा भी करी थी, क्योंकि जब समीक्षा करे तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं एक प्रकार का लिमिटेशन लगा रहा है राज्यपाल। और यहाँ पे फिलहाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी सीमित कर रहा है शक्तियों को। हालांकि ये एक औपचारिकता होती है राज्यपाल की, लेकिन कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं जिसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति शासन हुआ तो सत्ता जो होती है, जो बहुमत वाली सरकार होती है, जहाँ पे बहुमत नहीं होता वहाँ पे राज्यपाल द्वारा जो है शक्तियों का दुरुपयोग करवा के राष्ट्रपति शासन लगवाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है विधान सभा भंग हो जाती है और फिर सरकारें जो है बदल जाती हैं, चुनाव होता है वगैरह वगैरह। तो यही सारी शक्तियों का दुरुपयोग है, जिसके लिए इसके पद को समाप्त करने की बात कही जा रही थी। फिलहाल इस पर हम डिटेल्स में लेक्चर देंगे जब सिलेबस पढ़ाएंगे। तो वही देखिए, प्रश्न रिपीट हुआ है, लेटेस्ट 2012 का क्वेश्चन है। राजमन्नार आयोग ने ही इस पोस्ट को समाप्त करने की बात कही थी। 41 क्या है? विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो विधान परिषद क्या है? ये समाप्त हो सकता है, भंग नहीं हो सकता। भंग कौन हो सकता है? भंग हो सकता है विधानसभा, हो सकता है लोकसभा, हो सकता है, लेकिन विधान परिषद क्या होती है? समाप्त हो सकती है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, इसको याद रखना है। तो 1/6, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा कि 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा होता है। विधानसभा दे देगा, राज्यसभा दे देगा, विधान परिषद दे देगा और लोकसभा दे देगा। तब आपको वहाँ पे दिक्कत होगी कि राज्यसभा होगा, विधानसभा होगा, विधान परिषद होगा। तो याद रखिएगा, मनोनीत करता है 1/6 किस में करता है? विधान परिषद में। इसको याद रखना है अच्छे से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, विधान परिषद भागतः निर्वाचित और भागतः नाम निर्दिष्ट निकाय है। तो क्या है? पहली बात तो निर्वाचित होता है विधानमंडल द्वारा, और नाम निर्दिष्ट मतलब कुछ इसमें मनोनय भी होता है। मनोनय कितने का होता है? अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों को समझिएगा। जो निर्वाचित होते हैं वो 5/6 होते हैं, जो नाम निर्दिष्ट होते हैं 1/6। नाम निर्दिष्ट का मतलब मनोनय, क्या करना? मनोनीत करना या मनोनय करना, तो उसी को नाम निर्दिष्ट कहते हैं। और निर्वाचित किस लिए कहते हैं? 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है विधान परिषद की, और 1/6 सदस्यों का क्या होता है? मनोनय होता है, नाम निर्दिष्ट होता है। तो ये सारी जानकारी इसके बारे में। और जो
इम्पॉर्टेंट है कि ये किस किस सेक्टर से आते हैं। तो साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन। अगर यही हम देखेंगे राज्यसभा के बारे में तो ये क्षेत्र जो हैं उसमें 4 ही क्षेत्र हैं, उनको याद रखना है। और इसमें जो है एक क्षेत्र सहकारी आंदोलन भी जुड़ गया है, जिसे विशेष ज्ञान या जानकारी होनी चाहिए, उन्हीं का मनोनयन होता है 1/6 सदस्यों का, जो राज्यपाल द्वारा यहाँ पे नाम निर्दिष्ट होता है। 42 क्या कहता है कि राज्य के विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। और विधान सभा का सदस्य होने के लिए कितनी होनी चाहिए, राज्यपाल का कितना होना चाहिए, ये सब कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक सबसे पहली योग्यता होती है कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो यही वाला प्रश्न पूछा था। और यहाँ पे देखिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी विधान परिषद के लिए निर्वाचित नहीं होगा जब तक वह उस राज्य के विधानसभा ठीक है क्षेत्र में मतदाता न हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाएगा जब तक वह स्वयं उस क्षेत्र का, विधानसभा के क्षेत्र का मतदाता न हो। मतलब वो स्वयं मतदाता होना चाहिए विधानसभा के क्षेत्र का, उसी विधानसभा के क्षेत्र का, तभी उसी विधानसभा के क्षेत्र में विधान परिषद का सदस्य होने की उसमें योग्यता आएगी। अगर पता चला कि वो उत्तर प्रदेश का नहीं है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का, ठीक है, तो उसको उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य नहीं चुना जाएगा, क्योंकि उसको मतदाता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। राज्य सरकार में ऐसा, ठीक है, लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा में कहीं से भी लड़ सकते हैं, उसमें मतदाता होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें जरूरी है। राज्य सरकार के विधिक सलाहकार किसको कहा जाता है, तो एडवोकेट जनरल को कहा जाता है। अब देखिए ये जो गेम एक नया चल रहा है ना, हिंदी और इंग्लिश वाला, तो आप महाधिवक्ता याद करते हैं और क्या बोलते हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक याद करते हैं, बट इसकी अंग्रेजी नहीं याद करते कि अंग्रेजी में इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। और एग्जामिनर आजकल इंग्लिश ही रख रहा है, जो उच्चारण आप पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन वही ले आके रख दे रहा है सेम टू सेम इंग्लिश का। फिर दिमाग घूमता है कि हमने तो हिंदी पढ़ा है, अभी एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, ये सब किस चिड़िया का नाम, मतलब पता तो है लेकिन सब कंफ्यूज, इधर का उधर होगा। तो इसको अगर आप शुरू से याद करते जाएंगे तो सही होगा। अब यहाँ पे देखिए महाधिवक्ता जिसको कहते हैं एडवोकेट जनरल कहा जाता है, महाधिवक्ता को इसको याद रखिएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो विधिक स्वरूप के लिए अन्य कर्तव्यों का पालन करे, ठीक है, जो राज्यपाल को समय पर निर्देशित करे या सौंपे उन कृत्यों का पालन करे जो संविधान द्वारा उसे प्रदान किए गए हों। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 165(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य के राज्यपाल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। तो राज्य का महाधिवक्ता किसको नियुक्त किया जा सकता है, उसके अंदर राज्यपाल बनने की और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अगर योग्यता है तो उसको हम महाधिवक्ता बना सकते हैं। अब इसको महाधिवक्ता बनाने के लिए आप सोच रहे होंगे कि न्यायाधीश या फिर राज्यपाल बनने की योग्यता क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यह विधिक सलाहकार होता है राज्य का। अब विधिक सलाहकार तो वही होगा जिसको अच्छे से नियम कानून विधियों के बारे में जानकारी होगी। तो न्यायालय जो न्यायाधीश की योग्यता है इसमें होगी तभी तो वो सलाह दे पाएगा। संविधान के अनुच्छेद 165(3) में क्या कहा गया है कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तथा ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राज्यपाल आधारित कर। कहीं ना कहीं ये जैसे कि राज्यपाल राष्ट्रपति के अंडर में है और ये क्या है, ये राज्यपाल के अंडर में है, तो कहीं ना कहीं संघ की जो है यहाँ पे केंद्र की जो है विशेष शक्ति आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि एक दूसरे के प्रसाद पर्यंत का मतलब पूरी तरीके से चाटुकारिता है और राज्य के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाएंगे ये लोग, डेफिनेटली अपनाएंगे। तो जब भी संघ के ऊपर केंद्रित होंगे प्रसाद पर्यंत तो कहीं ना कहीं पक्षपात तो करेंगी, क्योंकि उनको खतरा ही नहीं है राज्य से, राज्य उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। 44 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य को विधिक मामलों में कौन परामर्श। देखिए परेशान मत होइए, अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा जब आपको सिलेबस अभी रिवीजन कराया जाएगा। फिलहाल अभी आप जानते रहिए कि प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं। राज्य सरकार को विधि मामलों में कौन परामर्श देता है, अभी हमने आपको बताया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं देते, एडवोकेट जनरल मतलब महाधिवक्ता देता है, ठीक है।
राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है, तो राज्य विधानसभा का चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी कराता है। यहाँ पे वही चीज़ें दी गई हैं कि विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा, ठीक है, राज्य से चुनाव क्षेत्रों के वयस्क मताधिकार के आधार पे, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है वही है, वैसे ही भैया यहाँ पे आपका विधानसभा का चुनाव होता है और मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। अगर मुख्य चुनाव अधिकारी की जगह चुनाव आयोग भी दे देता है तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर ही दोनों सदनों में सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि चुनाव क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर, चाहे वो विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, तो इनका जो सदस्यों का प्रतिनिधित्व है जनसंख्या के आधार पर ही निर्धारित होता है। 1971 की जो जनगणना थी उसके आधार पे 2026 तक ये सारी चीज़ें नियत कर दी गई, इसको ध्यान रखना है। इस जनसंख्या का निर्धारण साधारणतया गत जनगणना के आधार पर ही किया जाता है और जनगणना के आधार पर राज्य में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में उनके सदस्य संख्या निर्धारित की जाएगी। ऐसा कहाँ पे कहा गया है? 335। ये परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। राज्यपाल यदि समझता है कि एंग्लो इंडियन जाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो विधानसभा में उक्त समुदाय के सदस्य को नामजद कर सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से लोकसभा में राष्ट्रपति करता था, फिलहाल अभी ये समाप्त कर दिया गया है 2019 में, लेकिन राज्य की विधानसभा में ऐसा प्रावधान है कि अगर किसी भी एंग्लो इंडियन को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो उसका क्या कर सकता है? मनोनय कर सकता है, ठीक है, नाम निर्दिष्ट कर सकता है या नामजद कर सकता है। सारी चीज़ें वही हैं, बस शब्दों का खेल है, इसको समझिएगा। 46 क्या कहता है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा राज्यपाल और राष्ट्रपति में तो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति कितना है? 123 है और राज्यपाल 213 हो जाता है। तो इसी 12 को पलट देंगे तो 213 हो जाएगा, तो उलट फेर कर देंगे हो जाएगा, उसको समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 सप्ताह क्या दिया गया है? 6 सप्ताह होना चाहिए, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। और 6 सप्ताह यहाँ पे कहीं दिया नहीं है, ठीक है, 6 माह दिया है। और इसको देखिए, अगर इसको चलिए सबसे पहली बात तो पूरा पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आए हैं, बार बार आए हैं। विधानमंडल द्विसदनी होने पर दोनों सदन, ठीक है, विधानमंडल सत्र में नहीं और राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल द्वारा, ठीक है, जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो ऐसे अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल में पूरा समयोजित होने के लिए 6 सप्ताह बाद वह अपने आप समाप्त हो जाता है। अगर उसका जो है यहाँ पे समवेत नहीं होता है, उसको मान्यता नहीं मिलती, 6 सप्ताह में स्वयं ही वह समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर उसको अनुमोदन मिल गया 6 सप्ताह के अंदर तो वो 6 माह के लिए प्रभावी हो जाएगा। और ऐसे ही अगर बार बार अनुमोदन उसको मिलता रहा तो 6 माह उसको 6 सप्ताह, ठीक है, 6 माह के अंदर अगर अनुमोदन मिला तो 6 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया जाएगा, इसको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखते हैं, और 6 माह में अगर 1/15 जोड़ देंगे तो लगभग 7.5 सप्ताह हो जाता है। तो इसे घुमा के प्रश्न परीक्षा में बने हैं। 47 क्या कहता है कि एक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है? तो ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, इसको देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के अनुसार राज्यों में विधायी प्रक्रिया विधानसभा में विधान परिषद के संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, देखिए कैसे घुमाया है, आपको पता है, आपने संसद को पढ़ा है, संसद की संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है? आहूत करता है या सत्रावसान करता है या फिर बुलाता है या भाषण देता है? तो राष्ट्रपति देता है। बट यहाँ पे जो विधानमंडल है इसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाए। तो यहाँ पे इसका सवाल ही नहीं उठता, तो ये ऑप्शन अपने आप में गलत था, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं सही था। तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है विधानमंडल का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का या विधानसभा या विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का, ठीक है। तो हमारे ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।